गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 8 का जो सेकेंड टॉपिक है वो पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है? कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट। इस दोनों शाफ्ट के बीच का हम लोग को कंपैरिजन पढ़ना है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग टॉर्सनल इक्वेशन पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग का कि आपका शियर स्ट्रेस हॉलो शाफ्ट में कितना लग रहा है, सर्कुलर शाफ्ट में कितना लग रहा है, इसके लिए हम लोग इक्वेशन देखे थे। तो हम लोग का जो इक्वेशन था शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट और शियर स्ट्रेस इन हॉलो शाफ्ट, उसी का इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग इसके कंपैरिजन को देखेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं कि वो इक्वेशन क्या था। आपका जो इक्वेशन आया था वो TS इक्वल टू 16T डिवाइडेड पाई डी क्यू आया था। और जो हम लोग का T हॉलो था ये था हम लोग का 16T D डिवाइडेड 16T D डिवाइडेड पाई इंटू D के पावर 4 माइनस D के पावर 4। ये इक्वेशन आपको मिला था हम लोग को कि ये इक्वेशन हम लोग को सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का मिला था कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। अब इस इक्वेशन को ये जो हम लोग का ये TH इक्वल टू इतना आया है, इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग और मॉडिफाई करते हैं। और हम लोग इसमें एक मॉडिफिकेशन कर रहे थे कि यहाँ जो हम लोग स्मॉल d लिख रहे हैं ये सॉलिड शाफ्ट के लिए स्मॉल d की जगह पे हम लोग कैपिटल D लिख ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वही इक्वेशन रहेगा, लेकिन हम लोग दोनों में कंपेयर करना है। इसलिए इसके आउटर जो डायमीटर होगा सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का आउटर डायमीटर को हम लोग D मान रहे हैं। तो D मान लिए। अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? 16T D डिवाइडेड पाई इंटू, आप क्या करिए कि इसमें D के पावर 4 कॉमन ले लीजिए। तो D के पावर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा माइनस D बाई कैपिटल D के पावर 4 बचेगा। अब देखिए इसको थोड़ा, इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये D और D हम लोग एक कैंसिल हो सकता है तो ये आ जाएगा 16T डिवाइडेड पाई कैपिटल D का Q इंटू 1 माइनस, इसको हम लिख देते हैं K के पावर 4। और K बराबर हम लोग का क्या है? K बराबर हम लोग जो इसमें लिख रहे हैं ये हम लोग लिख रहे हैं D बाई कैपिटल D। इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। कैपिटल D यहाँ भी कर दिए और यहाँ से कैपिटल D हम लोग कॉमन ले लिए तो 1 माइनस D बाई D के पावर 4 आ जाएगा। ये एक D से D कैंसिल हो जाएगा तो 16T डिवाइडेड पाई डी क्यू इंटू 1 माइनस K के पावर 4। और K बराबर हम लोग क्या माने हैं? ये स्मॉल d डिवाइडेड कैपिटल D। अब जो ये इक्वेशन आ गया ये किसका आ गया? हम लोग का शियर स्ट्रेस इन हॉलो शाफ्ट और ये शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर इसका रेशियो लेते हैं कि TS डिवाइडेड TH डिवाइडेड TS क्या है? हम लोग का शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट और TH है हम लोग का शियर स्ट्रेस इन हॉलो शाफ्ट। तो ये दोनों के लिए इक्वेशन जो है उसको लिख लीजिए। ये इक्वेशन है हम लोग का 16T डिवाइडेड पाई कैपिटल D क्यू डिवाइडेड 16T डिवाइडेड आपका पाई डी क्यू इंटू 1 माइनस K के पावर 4। यही नया है, देखिए 16T पाई डी क्यू इंटू 1 माइनस K के पावर 4। अगर इसको थोड़ा आप सॉल्व करिएगा तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 16T डिवाइडेड पाई कैपिटल D क्यू इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो पाई डी क्यू इंटू 1 माइनस K के पावर 4 डिवाइडेड 16T। अब सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो हम लोग को क्या आ गया? हम लोग पास एक इक्वेशन आ गया कि TS डिवाइडेड TH इक्वल टू 1 माइनस K के पावर 4। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया कि TS डिवाइडेड TH इक्वल टू 1 माइनस K के पावर 4। जब ये इक्वेशन हम लोग का क्यों आया है? जब हम लोग माने हैं कि जो हम लोग का सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट का जो डायमीटर है वो हॉलो शाफ्ट के आउटर डायमीटर के बराबर है। मतलब जो सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर है कि डाया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इक्वल टू
आउटर डाया ऑफ हॉलो शाफ्ट। जब हम लोग का सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर हॉलो शाफ्ट के आउटर डायमीटर के बराबर होगा, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं TS/TH इक्वल टू 1 माइनस के पावर 4 आएगा। और k हम लोग का क्या है कि k इक्वल टू हम लोग d बाई स्मॉल d बाई कैपिटल D है। तो यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन क्या मिल गया कि शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट डिवाइडेड शियर स्ट्रेस इन हॉलो शाफ्ट इक्वल टू 1 माइनस के पावर 4। अगर हम लोग दो कंडीशन देखते हैं, एक वेट के आधार पे इसका कंपैरिजन करते हैं, एक स्पेस के आधार पे कंपैरिजन करते हैं कि स्पेस के आधार पे मतलब जगह के आधार पे और दोनों के वजन के आधार पे कि हम लोग का सॉलिड शाफ्ट और आपका हॉलो शाफ्ट का वजन क्या है। वजन के आधार पे अगर दोनों का वजन बराबर होगा तो किस में शियर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, किस में कम आएगा। और दोनों का स्पेस हम लोग ले रहे हैं कि दोनों का स्पेस बराबर है, एक ही जगह पे यूज करना है कि यहाँ पे आप सॉलिड करिएगा तो वहीं स्पेस है, हॉलो करिएगा तो वहीं स्पेस है। तो स्पेस के आधार पर और वेट के आधार पर इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको स्पेस के आधार पर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल स्पेस मतलब स्पेस के आधार पे कंपैरिजन, मतलब जगह के आधार पे कि जहाँ पे हम लोग सॉलिड शाफ्ट लगा रहे हैं वहाँ पर हॉलो शाफ्ट लगा देंगे तो किस में शियर स्ट्रेस कम आएगा या किस में ज़्यादा आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग स्पेस के आधार पर देख रहे हैं, तो हम लोग का जो शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट डिवाइडेड शियर स्ट्रेस हॉलो शाफ्ट इसका जो रेशियो हम लोग का जो वैल्यू आया है 1 माइनस के पावर 4 आया है। और ये जो के हम लोग का क्या है स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो d/d का जो रेशियो होगा मतलब k का जो वैल्यू होगा हमेशा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि आपका आउटर डायमीटर कम होगा और स्मॉल डायमीटर हम लोग का ज़्यादा होगा। तो ये जो k का वैल्यू आएगा हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो ये जो हम लोग k है k इक्वल टू d/d ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसका वैल्यू जो होगा हम लोग का ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो ये ऑलवेज लेस देन के का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा है और इसको हम लोग 1 में से घटाएंगे तो ये हम लोग का हमेशा लेस देन आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा। ये देखिए इसका वैल्यू 1 से छोटा है मतलब 0.01 है और 1 में से 0.01 घटाइएगा तो लेस देन 1 ही आएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 1 माइनस के का वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा हम लोग का लेस देन 1 आ रहा। तो ये जो हम लोग का 1 माइनस के पावर 4 है ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। इसका जो वैल्यू होगा किसी भी कंडीशन के लिए लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का TS है डिवाइडेड TH ये लेस देन 1 है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हम लोग का TS होगा लेस देन TH, कि जो हम लोग का TS आया TS हम लोग का लेस देन TH यहाँ से आया ना। इस कंडीशन से हम लोग को आ गया कि हम लोग का TS जो है लेस देन TH, मतलब कि अगर हम लोग रेडियल स्पेस क्राइटेरिया देखेंगे तो रेडियल स्पेस क्राइटेरिया में हम लोग का जो सॉलिड शाफ्ट होगा और हॉलो शाफ्ट होगा तो सॉलिड शाफ्ट में शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम आएगा, हॉलो शाफ्ट में हम लोग का शियर स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या कि हम लोग को एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे दोनों का मतलब सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर और हॉलो शाफ्ट का आउटर डायमीटर बराबर है, मतलब कि दोनों के लिए कि इतना ही जगह में हम लोग को लगाना है शाफ्ट तो उतना ही जगह में लगाने के लिए हम लोग को जो बेटर शाफ्ट होगा सॉलिड शाफ्ट होगा। सॉलिड शाफ्ट क्यों होगा, उसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम आ रहा है। अगर उसके जगह पे हम लोग हॉलो शाफ्ट लगा देंगे तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा तो फेलियर का चांस बढ़ जाएगा। तो हम लोग का रेडियल स्पेस क्राइटेरिया के आधार पे देखेंगे तो हम लोग का सॉलिड शाफ्ट प्रीफरेबल है। तो ये किसके आधार पे था, स्पेस के आधार पे कंपैरिजन था। अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड शाफ्ट will which is stronger than hollow shaft in case of radial space criteria। सॉलिड शाफ्ट हम लोग का स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि उसमें स्ट्रेस कम आ रहा है, हॉलो शाफ्ट में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। तो रेडियल स्पेस क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग अगर सेम जगह में दोनों शाफ्ट में से देखना है कि कौन लगाना है तो सॉलिड शाफ्ट प्रीफरेबल होगा।
तो ये था रेडियल स्पेस क्राइटेरिया। अब हम लोग को दूसरा कंडीशन पढ़ना है वेट के आधार पे। अगर दोनों शाफ्ट का अगर वेट बराबर है तो किसमें शियर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि कंपैरिजन देख रहे थे हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का। तो हम लोग देखे थे कि स्पेस के क्राइटेरिया में अगर सेम जगह में हम लोग को लगाना है तो हम लोग सॉलिड शाफ्ट लगाएंगे कि उसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम आएगा। अगर हम लोग को वेट देखना है कि दोनों शाफ्ट का वेट बराबर है हम लोग का, जैसे सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट दोनों का वेट बराबर है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस शाफ्ट को यूज करेंगे, सॉलिड शाफ्ट यूज करेंगे या हॉलो शाफ्ट यूज करेंगे, तो उसको वेट क्राइटेरिया बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का दोनों शाफ्ट है उस दोनों शाफ्ट का जो मटेरियल है सेम मटेरियल का हम लोग बना रहे हैं। जिस मटेरियल का हम लोग सॉलिड शाफ्ट बनाएंगे उसी मटेरियल का हम लोग हॉलो शाफ्ट बनाएंगे। तो इसके बीच का हम लोग कंपैरिजन देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेट क्राइटेरिया। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग किसी का वेट निकालते हैं तो रो जी इंटू वॉल्यूम होता है। तो अगर सेम मटेरियल है तो दोनों का रो और जी बराबर होगा और भी उसका वॉल्यूम है हॉलो शाफ्ट का और भी एस वॉल्यूम है सॉलिड शाफ्ट का। तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग को वॉल्यूम देखना है किसका, सॉलिड शाफ्ट का और हॉलो शाफ्ट का। तो सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के वॉल्यूम देखने गया तो यहाँ से रो हम लोग से मटेरियल कैंसिल हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम होता है हम लोग का वॉल्यूम सॉलिड शाफ्ट का हो जाएगा π/4 डी आउटर डायमीटर का स्क्वायर एरिया आउटर डायमीटर इंटू इनर डायमीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ मानते हैं कि एल है इक्वल टू ये π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू हम लोग का एल हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। हम लोग बोल रहे हैं कि सेम शाफ्ट है सेम मटेरियल है तो एल भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा कि d0 का स्क्वायर माइनस di स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करिए कि d0 स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या बचेगा 1 माइनस di डिवाइडेड d0 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ये चीज़ बचेगा हम लोग को। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि d/d0 इक्वल टू ये 1 माइनस के स्क्वायर रूट हो सकता है इतना। देखिए ये d/d0 को फिर मान लीजिए के, मतलब इनर डायमीटर डिवाइडेड आउटर डायमीटर को हम लोग के मान लिए। तो हम लोग d/d0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस के पावर 4 के पावर 1/2। इतना आ गया हम लोग का। अब इतना आ गया तो अब हम लोग दोनों का रेशियो निकालते हैं कि दोनों का हम लोग का रेशियो क्या होगा। अब इस दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम लोग जो ये आपका TS डिवाइडेड जो TH था, यहाँ हम लोग को ये जो आयत है आपका ये d0 का क्यू इंटू 1 माइनस के का पावर 4 डिवाइडेड आपका d का क्यू। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का ये सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का जो रेशियो आ रहा है, तो अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा था, मतलब हॉलो शाफ्ट का आउटर डायमीटर और सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा था,
तो 1 माइनस के पावर 4 आ जा रहा था। इस किस में हम लोग देखे थे, आपका जब रेडियल स्पेस क्राइटेरिया था, तो अगर हम लोग का दोनों का डायमीटर, आपका आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट और आपका सॉलिड शाफ्ट दोनों का डायमीटर होगा, तो ये हम लोग का रेशियो आएगा। ये रेशियो आएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि TS/TH इक्वल टू 1 माइनस के पावर 4 डिवाइडेड D/D0 के पावर 3। अब देखिए D/D0 हम लोग का कितना है, 1 माइनस के पावर 4, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये 1 माइनस के पावर 4 डिवाइडेड ये कितना है आपका 1 माइनस ये आपका के स्क्वायर था, 1 माइनस के स्क्वायर के पावर 3/2 होगा इतना। D/D0 को हम लोग 1 माइनस के पावर 1/2, तो इसका Q है पावर, तो 3/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या आ गया कि 1 माइनस के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर के पावर 3/2। अगर इसको और थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/k स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, और ये डिवाइडेड हम लोग लिख सकते हैं, ये पावर आपका 3/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये पावर 3/2 हो जाएगा। तो एक इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस के स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो TS/TH जो आ रहा है, ये एक वैल्यू आ गया कि हमेशा ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा। आपका इसका जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा, और नीचे वाला का वैल्यू हम लोग का हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो ये हमेशा लेस देन 1 आ रहा है, हमेशा लेस देन 1 आ रहा है। तो ये अगर हम लोग देख रहे हैं ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये हमेशा हम लोग का ग्रेटर देन 1 आएगा। देख रहे हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 से ज़्यादा आएगा, ये 1 से कम आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग का जो होगा 1 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि TS/TH ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग का ये TS होगा, TS ग्रेटर देन TH, यही ना आया यहाँ से हम लोग क्या आ गया कि TS ग्रेटर देन TH। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग वेट क्राइटेरिया ले रहे हैं कि दोनों शाफ्ट का हम लोग का वेट बराबर हो आपका सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के लिए, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो सॉलिड शाफ्ट होगा हम लोग का, सॉलिड शाफ्ट में ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और हॉलो शाफ्ट में कम स्ट्रेस आएगा। इसका मतलब अगर कि वेट के आधार पर देखा जाए कि दोनों का वेट समान है, तो हम लोग का कौन सा शाफ्ट लगाना चाहिए कि हॉलो शाफ्ट लगाना चाहिए। हॉलो शाफ्ट बेटर है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस का वैल्यू कम आ रहा है। तो हम लोग इसमें सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में कंपैरिजन देखें, तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन 2 आधार पे देखें, एक हम लोग का स्पेस के आधार पे और वेट के आधार पे। तो अगर सेम स्पेस में लगाना है तो सेम स्पेस में हम लोग को सॉलिड शाफ्ट लगाएंगे क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम आएगा। अगर हम लोग का सेम वेट है, दो जो हॉलो शाफ्ट है सॉलिड शाफ्ट, अगर दोनों का वेट सेम है तो वहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, हॉलो शाफ्ट लगाना है। हॉलो शाफ्ट में हम लोग का जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वो कम आएगा। तो ये आपका कंपैरिजन था सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में कि दोनों में क्या कंपैरिजन होगा। तो देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस सॉलिड शाफ्ट में ज़्यादा आ रहा है तो टॉर्क का वैल्यू भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू, तो हम लोग क्या इक्वेशन है हम लोग का कि T/J इक्वल टू G⁻L इक्वल टू τ/r, यही ना है कि τ/r। तो देखिए जिसमें हम लोग का ये मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि ये T/J इक्वल टू τ/r है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो टॉर्क है से जिसमें टॉर्क ज़्यादा होगा उसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, जिसमें टॉर्क ज़्यादा होगा उसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब कि इसमें सॉलिड शाफ्ट में टॉर्क ज़्यादा लगेगा अगर उसका बाकी ये दोनों कांस्टेंट है तो
तो हम लोग इसके स्पेस और वेट के आधार पर देखें तो स्पेस के आधार पर हम लोग का सॉलिड शाफ्ट लगाएंगे, वेट के आधार पे हॉलो शाफ्ट लगाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग स्पेस देखेंगे तो हम लोग का सॉलिड शाफ्ट में कम स्ट्रेस आएगा और वेट देखेंगे तो हॉलो शाफ्ट में कम स्ट्रेस आएगा। तो ये आपका कंपैरिजन था। आइए आगे कुछ और देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग कंपैरिजन देख रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग शाफ्ट का यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो जो हम लोग शाफ्ट में कितना पावर होगा उस पावर को निकालने के लिए जो इक्वेशन होता है पावर इक्वल टू P इक्वल टू T इंटू ओमेगा होता है। तो आपका जो टॉर्सनल इक्वेशन मिला है वहाँ से आप टॉर्क निकाल लीजिएगा और ओमेगा आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2πn डिवाइडेड 60 होता है। तो यहाँ से हम लोग किसी भी शाफ्ट में कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है उस शाफ्ट का हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि T/J इक्वल टू τ/r इक्वल टू g⁻/L। तो जो कंडीशन दिया रहेगा वहाँ से T निकाल लीजिएगा, T को निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ये हम लोग का पावर निकल जाएगा कि पावर इक्वल टू T इंटू ओमेगा। ओमेगा हम लोग का एंगुलर स्पीड है, अगर इसको लीनियर स्पीड में हम लोग को RPM आपका दिया रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πn/60। तो यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग के पास कोई शाफ्ट है और शाफ्ट हम लोग का सीरीज में है, सीरीज में कहने का मतलब कि ये हम लोग का शाफ्ट इन सीरीज हो अगर, तो एक शाफ्ट यहाँ हो गया कि ये एक शाफ्ट है, फिर इससे हम लोग दूसरा शाफ्ट जोड़े हैं, फिर इससे हम लोग तीसरा शाफ्ट जोड़े हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट इन सीरीज शाफ्ट इन सीरीज। अगर हम लोग का शाफ्ट सीरीज में रहेगा तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा ये टॉर्क T लगेगा। तो ये जो तीनों हम लोग का, ये मानते हैं कि शाफ्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों शाफ्ट में जो टॉर्क है टॉर्क सेम रहेगा। तो अगर शाफ्ट इन सीरीज होगा तो जो ये टॉर्क होगा टॉर्क हम लोग का सेम होगा। अब देखिए ये अगर इसमें टॉर्क लग रहा है तो ये कुछ एंगल से मुड़ेगा, ये कुछ एंगल से मुड़ेगा, ये भी कुछ एंगल से यहाँ से मुड़ेगा, ये भी कुछ एंगल से मुड़ेगा। तो जिस इसका जो टोटल एंगल हो जाएगा, टोटल एंगल थीटा कि कितना ट्विस्ट हुआ, तो ये होता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो अगर हम लोग को शाफ्ट इन सीरीज में है, शाफ्ट सीरीज में है तो टॉर्क सेम होगा और जो थीटा होगा वो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा कि टोटल थीटा जो होगा थीटा जुट जाता है, टॉर्क सेम रहता है जब शाफ्ट हम लोग का सीरीज में रहे तब। अगर शाफ्ट हम लोग का पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तो शाफ्ट अगर हम लोग का पैरेलल हो जाए इसका मतलब कि ये शाफ्ट एक ऐसा शाफ्ट है, ये शाफ्ट हम लोग को ऐसा है, इसके ऊपर हम लोग का दूसरा शाफ्ट है, इस तरह से दूसरा शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ये हम लोग का दूसरा शाफ्ट है, दो शाफ्ट है हम लोग का शाफ्ट पैरेलल में। तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये शाफ्ट 1 है और ये वाला शाफ्ट हम लोग का 2 है, मतलब एक शाफ्ट के ऊपर दूसरा शाफ्ट है, मतलब शाफ्ट हम लोग का जो है पैरेलल है, एक दूसरे के जो पैरेलल है, मतलब हम लोग का एक शाफ्ट ऐसे हो गया और उसके अंदर ये दूसरा शाफ्ट। जब शाफ्ट पैरेलल में हो जाएगा इसमें जो टॉर्क लगेगा तो उसको हम लोग कंबाइंड टॉर्क होगा। जो मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें टॉर्क लग रहा है तो कितना टॉर्क लगेगा, तो ये जो टोटल टॉर्क लगेगा C कंबाइंड इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये T1 प्लस T2 हो जाएगा। टोटल टॉर्क इसमें कितना टोटल टॉर्क लगेगा, तो इसका टॉर्क प्लस इतना टॉर्क, तो TC इसका हो जाएगा T1 प्लस T2। लेकिन जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा शाफ्ट पैरेलल है तो θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा, θ1 इक्वल टू θ2। तो इसको याद रखिएगा कि TC इक्वल टू T1 प्लस T2 होता है पैरेलल में और हम लोग का सीरीज में θ1 इक्वल टू θ होता है। तो इस यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना था, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना था, तो इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट 100 किलोवाट एट 150 RPM, determine the suitable diameter of the shaft if the maximum torque transmitted exceed the mean by 20% in each revolution. The shear stress is not to exceed 60 MPa. Also find the angle of twist in a length of 4 meter of the shaft G equal to 80 GPa।
तो हम लोग को जो दिया हुआ है इक्वेशन में, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शाफ्ट है जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है कितना, 100 किलोवाट का, कितना आरपीएम पे, तो एन है इसका 150 आरपीएम, और इसका जो लेंथ है शाफ्ट का 4 मीटर है, जो लेंथ शाफ्ट का लेंथ है वो 4 मीटर है, और इसमें जो शियर स्ट्रेस लग रहा है ये लग रहा है आपका 60 MPa का शियर स्ट्रेस लग रहा है, और जी का वैल्यू है जो आपका 80 GPa। तो इसमें हम लोग को निकालना है कि डायमीटर क्या होगा, डी क्या होगा, जो ये ईच शाफ्ट में 20% ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए आप उसका डायमीटर निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका टॉर्क निकालेंगे कि टॉर्क कितना लग रहा है, और टॉर्क हम लोग का बोल रहा है कि 20% ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं कि टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप अभी बताएं कि आपका P = T × ओमेगा होता है। ओमेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं T × 2πN / 60। तो P हम लोग का 100 किलोवाट है, गुणे 10⁻³ = T × 2π, और N दिया हुआ 150 / 60। तो यहाँ से हम लोग को T निकल जाएगा। T का वैल्यू आपका आएगा 6366, 6366 इतना टॉर्क आएगा। तो T मैक्स निकालेंगे तो ये बोल रहा है कि 20% ज़्यादा टॉर्क होना चाहिए। तो T मैक्सिमम 6366 × 1.2। यहाँ से इसका मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 7.639 × 10⁻6 Nm। ये टॉर्क का वैल्यू निकल गया। टॉर्क कितना आ गया, हम लोग शियर स्ट्रेस जानते हैं क्या होता है, 16T / πd³, 16T / πd³। और ये देखिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 = 16। T का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालिए 639 × 10⁻6 डिवाइडेड आपका πd³। इतना हो गया। हम लोग को D निकालना था, तो यहाँ से हम लोग को D निकल जाएगा। तो D का वैल्यू है D = 86.4 mm। यही हम लोग को D निकालना था, इसका डायमीटर कितना होगा, कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग D निकाल लिए। अब इसका बोल रहा था कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा। इसका कोई दूसरा पार्ट में दिया था क्वेश्चन का कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट हम आपको बताए थे कि T/J होता है, gθ/L होता है, कि मैक्सिमम T/J = gθ/L। तो हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं कि T/J = gθ/L = τ/r। तो यही ना थीटा हम लोग का एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो यहाँ से आपको थीटा निकालना, अगर थीटा निकालिएगा तो ये T × L / G × R। तो ये सब चीज़ आपको वैल्यू पता हुआ है, इस सब वैल्यू उसमें रख दीजिए, आपका थीटा निकल जाएगा। तो जो थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा जो कि शियर स्ट्रेस हम लोग का 60 है, और 60 और लेंथ हम लोग का कितना है, 4 मीटर है। तो 4 × 10 mm में चेंज कर लिए। G का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 80 GPa, 80 × 10⁻³ हो जाएगा। और हम लोग डायमीटर अभी निकाले हैं इतना, तो इसका रेडियस ले लीजिए आधा। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा 3.9797 डिग्री आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस यूनिट में इतना ही पढ़ना था। तो इस तरह से आपका यूनिट 8 कंप्लीट हुआ। अब 8 कंप्लीट हुआ, आपको यूनिट आपके सिलेबस में 8 यूनिट था, तो ये यूनिट 8 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेमेस्टर में दूसरे चैप्टर में या दूसरे सब्जेक्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।